नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र, जिसे हम शिव नेत्र अथवा तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई भी बोलते हैं। आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे कि इसे जागृत करने के बाद क्या इसका लाभ है और क्या इसका हानि है, तथा ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे कि हम पहचान पाएं कि हमारा तीसरा नेत्र कितना जागृत है या कितना सुप्त है। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी ध्यान विधि करें जिससे कि हम बहुत आसानी के साथ तीसरा नेत्र को जागृत कर सके। कहते हैं कि तीसरी आंख का जागरण आपके जीवन को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकता है और हमें एक ऐसी दृष्टि मिलती है जिससे हम चीजों को साधारण नजर से परे देख सकते हैं। यह हमें गहरी समझ, दिव्य ऊर्जा और एक उच्च चेतना से जोड़ती है। अतः यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता, शांति, अंदरूनी दृष्टि और अनेकों चमत्कार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों की श्रृंखला में आज्ञा चक्र छठे स्थान पर आता है और यह हमारे माथे पर दोनों भौहों के बीच में, जहां पर औरतें बिंदी लगाती हैं, वहां पर स्थित होता है। इसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि का आकार एक मटर के दाने के समान होता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह ग्रंथि हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हमें अपनी आज्ञा चक्र जागृत करना है, तो जागृत का मतलब क्या होता है? जबकि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, वो सभी तो पहले से ही जागृत है। सोया हुआ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हर चक्र का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कोई हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है, कोई बुद्धि को संचालित करता है, तो कोई रक्त संचालन को संचालित करता है। जैसे हमारी किडनी और लीवर वगैरह हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, ऐसे ही ये 7 चक्र भी सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर हमारी स्थूल शरीर की विभिन्न गतिविधियों को भी संचालित करते हैं। लेकिन कोई चक्र आंशिक रूप से जागृत होता है और कोई अधिकतम रूप से जागृत होता है, तो कोई न्यूनतम रूप से जागृत होता है। इसलिए हमारा कोई चक्र जितना ज्यादा जागृत होगा, उतना ही हमें उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, और कोई चक्र यदि जितना ज्यादा असंतुलित होगा, उसका हमें उतना ही न्यूनतम लाभ प्राप्त होगा, या फिर उसका नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल जड़ बुद्धि है और वह परीक्षा में हर बार फेल हो जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसका मस्तिष्क चक्र न्यूनतम जागृति में है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो महान वैज्ञानिक थे और महान प्रतिभाशाली भी थे, उनके बारे में बोल सकते हैं कि उनका मस्तिष्क चक्र अधिकतम जागृति में था। तो इस प्रकार किसी चक्र के न्यूनतम जागृति में होने से या अधिकतम जागृति में होने से उसके फल में फर्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम यह जान पाएं कि हमारा आज्ञा चक्र कितनी मात्रा में जागृत है और कितनी मात्रा में विकसित है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको जागृत होने के बाद उससे हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचारों में और हमारे भावों में क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृति में आना शुरू हो जाए, तो सबसे पहला लक्षण जो आपके अंदर प्रकट होगा, वह होगा साक्षी भाव की जागृति का। साक्षी भाव ही असल में पूरे अध्यात्म का सार है, यानी जितना भी अध्यात्म का निचोड़ है, वह यही कहता है कि हमें अपनी साक्षी भावना में स्थित रहना है। इसलिए जब आज्ञा चक्र की जागृति होती है, तब आपका कर्तापन खोने लगता है और आप में साक्षी भावना जागृत होने लग जाती है। तत्पश्चात आपका दृष्टा भाव भी जागृत होने लग जाता है। जब आपके अंदर साक्षी भावना जागृत होने लग जाती है, तो आप यह देखते हैं कि अब आप अपनी दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे,
जैसे आपकी दोनों आंखें तो सिर्फ उतना ही काम कर रही हैं कि बस मार्ग दिखाई पड़ जाए और चलने फिरने में सुविधा हो। लेकिन आपकी जो मूलभूत दृष्टि है वह आपकी तीसरी आंख से आ रही है, और आप अपनी दोनों आंखों से नहीं बल्कि तीसरी आंख से देखना शुरू कर देते हैं। आप जब भी कोई क्रिया करते हैं तो आप अपने अंदर यह भाव लेकर चलते हैं कि मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैं केवल दृष्टा हूं, आप मार्ग दिखाएं। आप किसी भी क्रिया से नहीं जुड़ते, संयुक्त नहीं होते, उसके साथ अपना तादात्म्य नहीं बनाते। आप हर चीज से अलग होकर सिर्फ साक्षी भाव से ही चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि कभी कभी यदि आप आज्ञा चक्र की साधना करेंगे तो हो सकता है आज्ञा चक्र की साधना न होकर इसके विपरीत आप साक्षी भाव की ही साधना करने लग जाएं। इस स्थिति में भी आपका आज्ञा चक्र ही जागृत होगा, यानी कि यह दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप एक चीज करेंगे तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो लक्षण आएगा, खासकर उन लोगों को जो अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, अपने आप को जानने की राह पर चल रहे हैं, तो उनके अंदर साक्षी भाव, विटनेस पावर, यानी उनकी ऑब्जर्वेशन शार्प होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा लक्षण, जब आपका आज्ञा चक्र विकसित होना शुरू होगा तो आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान जागृत होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो पीनियल ग्लैंड है वही हमारे आज्ञा चक्र का स्थूल रूप है। तो जब भी आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो इससे जो मस्तिष्क के 100वें हिस्से हैं वह भी जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपके मस्तिष्क का, आपकी समझ का और आपके बुद्धिमान होने का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी आप दुनिया को दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि इसके विपरीत आप मौन रहेंगे। सारी दुनियादारी आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराकर उनको देखते रहेंगे। यानी कि आप अति बुद्धिमान होंगे तब भी आपके अंदर भी अहंकार नहीं आएगा। आज्ञा चक्र के जागृति से तीसरा लक्षण जो आपके अंदर आएगा, आप वर्तमान में रहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, और इन तीनों का मिलन हमारे आज्ञा चक्र पर ही होता है। तो जब आपका आज्ञा चक्र जितनी मात्रा में एक्टिवेट होनी शुरू होगी, उतनी मात्रा में आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वह भूतकाल की नाड़ी है, और जो पिंगला नाड़ी है वह भविष्य से संबंधित है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वह वर्तमान की नाड़ी है। तो जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा तो उसी मात्रा में आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना शुरू हो जाएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में स्थिर होना शुरू हो जाएंगे। आपके वह विचार जो बहुत ज्यादा भविष्यकाल और भूतकाल में भटकते रहते हैं, वह कभी नहीं भटकेंगे और वर्तमान में ही स्थिर रहना शुरू हो जाएंगे। चौथा लक्षण जो आपके अंदर आएगा, आपके अंदर बहुत से शारीरिक और मानसिक लक्षण प्रकट होने लगेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सिर दर्द होना शुरू हो सकता है, आपका सर भारी होना शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिर में आपकी ऊर्जा बढ़ रही होती है और नई टिश्यूज खुल रही होती हैं। तो जब नए तंतु खुलते हैं तो उनके खुलने से थोड़ी पीड़ा होने लगती है, माथे पर वाइब्रेशंस महसूस हो सकती हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है आपकी आज्ञा चक्र पर बढ़ रहा है। तो उसी ऊर्जा के प्रवाह के बढ़ने के कारण ही आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। आपकी गर्दन पीछे की ओर झुक सकती है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी मूलाधार से आज्ञा चक्र पर आती है तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि उस ऊर्जा के दबाव के कारण आपकी गर्दन पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको विभिन्न प्रकार के रंग और प्रकाश दिखाई पड़ सकते हैं। ज्यादातर आपको यहां पर नीला और सफेद रंग दिखाई पड़ सकते हैं। आपकी आंखों में तेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपकी एनर्जी अब यहां पर इकट्ठा हो रही है
और वही एनर्जी फिर आपकी स्थूल आंखों में भी प्रवेश करने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जितने भी सम्मोहनकर्ता होते हैं और जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, उनकी आंखें बहुत डरावनी हो जाती हैं, लेकिन बहुत तेज वाली होती है, क्योंकि वह त्राटक जैसी क्रियाएं करके और आज्ञा चक्र को जागृत करके अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आप भी इस प्रकार से ध्यान करके अपनी आंखों में तेज ला सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवां लक्षण होगा, आपकी छठी इंद्री जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपकी सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह आज्ञा चक्र का ही पार्ट है। तो जब आपकी छठी इंद्री जागृत होगी, तो आपके अंदर टेलीपैथी, दूर श्रवण और भविष्यवाणी आदि सच होना शुरू हो जाता है, और बहुत सी आपको रिद्धियां, सिद्धियां भी प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र को हिमालय की चोटी के समान समतुल्य रखा गया है। जैसे यदि आप हिमालय की चोटी पर बैठेंगे तो आपको बहुत दूर तक नीचे सब कुछ नजर आएगा। ऐसे ही जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है तो आपको सब कुछ दिखने लग जाता है, यानी आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है। तो जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है तो आपके जीवन में अनेकों सेल्फ डेवलपमेंट होते हैं, यानी आत्म विकास होते हैं। जैसे अंतर्दृष्टि का विकास, यानी आपकी सोच और समझ में गहराई आएगी और आपको चीजें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। दूसरा, सपनों पर नियंत्रण, यानी तीसरी आंख जागृत होने पर आप अपने सपनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव हो सकता है। तीसरा, आध्यात्मिक विकास, यानी आप अपने आप को अधिक आध्यात्मिक और शांत महसूस करेंगे। चौथा, आत्म जागरूकता में विकास, यानी इससे आपके आत्म संवाद और आत्म जागरूकता में भी विकास होता है। पांचवा, भय से मुक्ति, यानी आपकी तीसरी आंख जागृत होने पर आप किसी भी प्रकार के डर का सामना करने में सक्षम होंगे और भय से मुक्त हो जाएंगे। तीसरे नेत्र की जागरण से आपका मन आज्ञाकारी होना शुरू हो जाएगा और आपके जितने भी संकल्प होंगे वह भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी कल्पना शक्ति, यानी कि इमेजिनेशन पावर, जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर अपनी अटेंशन को रखकर यदि कोई ऑर्डर करेंगे तो वह ऑर्डर भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है और उस वक्त आपका आज्ञा चक्र जागृत है, तो आप अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और मन ही मन आप ऑर्डर करेंगे कि अपने शरीर के तंतुओं को अपनी एनर्जी से मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में घुटने का दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज्ञा चक्र से आप अपने शरीर को, अपने मन को भी संचालित कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र जागरण की विधि की। अब मैं आपको ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक बताता हूं जिसे आपको लगातार हर रोज 20 से 40 मिनट तक अभ्यास करना है और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाना है। आप पहले इसे सिर्फ 3 महीने तक करके देखें। अगर आप इसे 3 महीने रेगुलर कर पाए तो उसके बाद तो आप खुद से ही करते रहेंगे और आप इसे छोड़ भी नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान विधि है। इस विधि का अभ्यास करने से आप अपने आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र को बहुत आसानी से जागृत कर सकते हैं और वो सभी लक्षण और सभी लाभ जिनको मैंने अभी बताया, वो सारे लाभ और लक्षण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से इस विधि को समझें। सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएंगे, लेकिन ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि गर्दन थोड़ा पीछे लेंगे ताकि आपकी आज्ञा चक्र तक आने वाली जो नसें हैं वो रिलैक्स हो जाएं और खुल जाएं और उनमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाए। फिर आप अपनी आंखों की पुतलियों को भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि गर्दन को सीधा रखते हुए पहले ऊपर देखें, फिर नीचे देखें। इस प्रकार 10-20 बार ऊपर नीचे देखेंगे,
फिर गर्दन को सीधा रखते हुए पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें। इस तरह 10-20 बार दाएं बाएं भी देख लेंगे। इस प्रकार 2-3 मिनट गर्दन और आंखों की एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने अंगूठे से अपने आज्ञा चक्र पर दबाव डालेंगे। मतलब अंगूठे को आप आज्ञा चक्र पर रखकर दबाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर से दबाएंगे और फिर से हटाएंगे। ऐसा आपको 10-20 बार करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो अपनी 2 उंगलियों से अपने आज्ञा चक्र पर मालिश करेंगे, यानी कि गोल गोल सर्कल में आज्ञा चक्र पर हल्की सी 1 मिनट के लिए मालिश करेंगे। फिर उसके बाद आप टैपिंग करेंगे। टैपिंग मतलब जैसे दरवाजे को कोई खटखटाता है उंगलियों से, वैसे ही आप अपने आज्ञा चक्र पर भी 2-3 उंगलियों से खटखटाएंगे। तो जब आप ये तीनों चीजें 2-3 मिनट तक कर लेंगे तो आगे क्या करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपका सारा ध्यान सिर्फ यहीं पर बनी रहे। उसके लिए बेहतर होगा कि आप एक चंदन का टीका लगा लें, क्योंकि चंदन की शीतलता आपका ध्यान सहज रूप से यहीं पर खींचती रहेगी। अगर चंदन का टीका ना हो तो कुछ लोग बाम भी लगा लेते हैं ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे। वहीं कुछ लोग अटेंशन बने रहने के लिए 1 या 2 का सिक्का भी अपने माथे पर चिपका लेते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करके और मालिश करके इस जगह को सेंसिटिव कर लेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। आप देखेंगे कि आपका जो रक्त का प्रवाह और ऊर्जा है यहीं पर इकट्ठी हो चुकी होगी। अब आपको बंद आंखों से बिना किसी जोर आजमाइश के बस अपने आज्ञा चक्र के स्थान को महसूस करना है और देखते रहना है। क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा एकाग्रता साधने लगते हैं। जैसे आंखों को टाइट कर लेंगे, माथे की नसों को खींच लेंगे, तो उससे क्या होता है कि उनको सिर दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जबरदस्ती नसों को खींचना नहीं है, टाइट नहीं करना है। बस आप अपनी दोनों आंखें बंद करके सहज भाव से अपने आज्ञा चक्र को महसूस करें और उसको देखते रहें। इस प्रकार जब धीरे धीरे आपकी अटेंशन यहाँ पर टिकने शुरू हो जाएगी, तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और जितनी ही आपकी अटेंशन तथा एनर्जी यहाँ पर टिकेगी, उतना ही आपका जो चक्र है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, या यूं कहें आपका तीसरा नेत्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप हर रोज 5 मिनट से लेकर 20 मिनट, 40 मिनट, जितना आपको सुविधा हो, आप एक टाइम शेड्यूल बना लें और रोज इस प्रकार अभ्यास करें। सिर्फ इतना करना है कि आपको देखना है, बिना किसी एकाग्रता के, बिना ज्यादा प्रेशर बनाए हुए। कम से कम 3 महीने तक इसका अभ्यास करें, क्योंकि जब आप लगातार इस विधि का अभ्यास करते जाएंगे, तब वह सभी लक्षण और सभी लाभ जो मैंने शुरू में बताए हैं, वो सारे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप और सूर्य ध्यान जैसी साधना भी तीसरी आंख को जागृत करने का शक्तिशाली तरीका है। ओम मंत्र का जाप करना सबसे सरल और प्रभावी माना जाता है। ओम का जाप करें और इसे अपने माथे पर महसूस करें। इस मंत्र को धीमी और शांत गति से बोलें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और तीसरी आंख को भी सक्रिय करने में मदद मिलेगी। दूसरा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर ध्यान केंद्रित करें और इसे आंखें बंद करके महसूस करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके माथे के बीचों बीच में प्रवेश कर रही है। यह भी तीसरी आंख को जागृत करने में सहायक होती है। तीसरी आंख जागरण के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। जैसे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें, यानी इस दौरान अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाए रखें। सपनों का विश्लेषण करें, क्योंकि जागरण के दौरान आपके सपने अधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान पूर्वक समझें। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको मदद अवश्य मिला होगा।
अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो तीसरी आंख का जागरण आपके लिए सही कदम हो सकता है। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया धैर्य और नियमित अभ्यास से पूरी होती है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।